गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है उत्तराखंड का जीके पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने परमार वंश को शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने परमार वंश के संस्थापक कनकपाल और अजयपाल के बारे में पढ़ा। आज जो है हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे अजयपाल से संबंधित कुछ और बातें जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब अजयपाल अपने 52 गढ़ों को जीतने के अभियान में लगा हुआ था, ठीक है, तो उसी समय उसकी नजर एक गढ़ पर पड़ती है जिस गढ़ का नाम होता है उप्पूगढ़। कौन सा गढ़ है? उप्पूगढ़। कहा जाता है कि उप्पूगढ़ जो है ये गढ़वाल का 13वां किला हुआ करता था, यानी 13वां गढ़ था ये गढ़वाल का। ठीक है, तो जब अजयपाल की नजर उप्पूगढ़ पे पड़ती है तो वो ये उप्पूगढ़ को भी अजयपाल जीतना चाहता है। और उस समय उप्पूगढ़ का जो शासक होता है, जो राजा होता है, वो होता है कप्फू चौहान। और आज हम कप्फू चौहान के बारे में जानेंगे। ठीक है, कप्फू चौहान ये शासक है उप्पूगढ़ का, ये उप्पूगढ़ का शासक है। कहा जाता है कि कप्फू चौहान जो है वो मातृभूमि से प्रेम करने वाला, अपने गढ़ की मिट्टी से प्रेम करने वाला शासक है, बहुत वीर शासक है और वो कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। हुआ क्या कि अजयपाल ने अपने सैनिकों के साथ अपने राजदूत को भेजा और उप्पूगढ़ के कप्फू चौहान से कहा कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो, लड़ाई की जरूरत नहीं है, तुम्हारा छोटा सा गढ़ है, छोटे से तुम्हारी सेना है, लड़ने की क्या जरूरत है, तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन कप्फू चौहान का जवाब सुनकर जो है अजयपाल बहुत क्रोधित हो जाता है। कप्फू चौहान कहता है मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। कप्फू चौहान का स्टेटमेंट है, कप्फू चौहान कहता है कि मैं पशुओं में सिंह की तरह हूं, यानी शेर की तरह हूं, और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूं, मैं कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, ऐसा कप्फू चौहान कहता है। जब राजा के सैनिक ये बात आकर राजा को बताते हैं तो अजयपाल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और कहा जाता है कि वो बड़ी सी सेना लेके अब उप्पूगढ़ पर आक्रमण कर देता है। देखिए, जब अजयपाल उप्पूगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, अब उप्पूगढ़ में क्या चल रहा है इसको समझने का प्रयास करिए। उप्पूगढ़ में कप्फू चौहान की माता और उनकी पत्नी कप्फू चौहान को समझाने का प्रयास करती हैं कि भाई अजयपाल से लड़ाई झगड़ा करके क्या फायदा होगा, उससे भाई उसकी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन कप्फू चौहान किसी भी कीमत पर अजयपाल की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता, वो अपनी मिट्टी का सौदा करना नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, देखिए एक बार आप समझने का प्रयास करिए। उप्पूगढ़ जो है ये कहा जाता है कि उदयपुर परगने में पड़ता था। उस समय उप्पूगढ़ कहां पड़ता था? उदयपुर परगने में गंगा नदी के किनारे था। गंगा नदी के किनारे ये किला था, उप्पूगढ़ का किला। उदयपुर परगने में गंगा नदी के किनारे उप्पूगढ़ का किला था। देखिए, इस किले की जरा आप समझिए कि किस तरह की संरचना है इस किले की। मान के चलिए, मानने में कोई बुराई नहीं है, ये किला है, मान लीजिए किला है और ये पूरी गंगा नदी है यहाँ पर। ठीक है, ये गंगा नदी है। अब देखिए, इस गंगा नदी पर क्या हुआ था, एक पुल बना हुआ था। इस गंगा नदी पर एक पुल बना हुआ था आने जाने के लिए। मतलब इस अगर किले तक जाना है, ये उप्पूगढ़ का किला है, अगर उप्पूगढ़ तक जाना है तो इस पुल से होकर जाना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जब कप्फू चौहान को पता चलता है कि अब अजयपाल हमला करने वाला है, तो कप्फू चौहान क्या करता है, रात में इस गंगा नदी पर बने पुल को गिरा देता है, ध्वस्त कर देता है। ठीक है, अब ये होता है कि जब पुल ही नहीं है तो अजयपाल की सेना किले तक पहुंचेगी कैसे? अजयपाल की सेना किले तक पहुंच ही नहीं पाएगी। लेकिन होता क्या है कि अजयपाल और उसके सैनिक जो है गंगा नदी पर एक दूसरा पुल बना रहते हैं ताकि इस पुल को पार करके उप्पूगढ़ पर आक्रमण किया जाए। ठीक, अब होता क्या है, देखिए एक तरफ मैदान में उप्पूगढ़ के सैनिक कप्फू चौहान के नेतृत्व में अजयपाल के सैनिकों से युद्ध कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है जो कप्फू चौहान की माताश्री होती है वो एक आदमी को बुलाती है, उसका नाम होता है देबू। उस व्यक्ति का नाम क्या है? देबू। देबू को कप्फू चौहान की माता कहती है कि तुम जाओ और युद्ध पे नजर रखो
और जरा देखना, और अगर मेरा बेटा हार रहा है या शहीद हो जाता है तो मुझे आके तुरंत बताना। जब उप्पूगढ़ का कप्पू चौहान, उप्पूगढ़ का राजा कप्पू चौहान जो है वो अजयपाल की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है, तो हम उसकी प्रजा है, हम उसके लोग हैं, हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तो मुझे पहले आके बता देना। तो देबू जो होता है वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि सूचना देने का काम कर रहा है, ठीक है। अब युद्ध भीषण छिड़ा हुआ है, अजयपाल के सैनिक और कप्पू चौहान के सैनिक। कप्पू चौहान की छोटी सी मामूली सी सेना है, लेकिन उसके सैनिक बहुत वीर हैं। अजयपाल की सेना में वो त्राहिमाम मचा देते हैं। कप्पू चौहान एकदम तलवारों से लड़ता हुआ अजयपाल के सैनिकों को मारता काटता आगे बढ़ता जाता है। ये कप्पू चौहान की वीरता को देखकर अजयपाल के सैनिकों में भगदड़ मच जाती है और अजयपाल के सैनिक भागने लग जाते हैं। जब अजयपाल के सैनिक जो है मैदान छोड़कर भागने लग जाते हैं तो कप्पू चौहान एकदम अपना छाती चौड़ी करते हुए अपने गढ़ उप्पूगढ़ की ओर लौटता है। और जब उप्पूगढ़ की ओर लौटता है तो देखता क्या है कि उसका किला, उसका गढ़ वो एकदम जल रहा है आग की लपटों के बीच। चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, जितनी भी महिलाएं थी सबने जौहर कर लिया था। कहा यह जाता है कि ये जो देबू है ना, जो सूचना देने वाला था, इसने गलत सूचना दे दी थी। युद्ध की इतनी भीषण युद्ध हो रहा था कि देबू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो देबू को लगा कि शायद कप्पू चौहान मारा गया, और देबू ने उप्पूगढ़ में जाके उसकी माता को बता दिया, कप्पू चौहान की माता को, कि कप्पू चौहान मारा गया। और ये खबर सुनते ही कप्पू चौहान, उनकी पत्नी और बहुत सारे जितने भी सैनिक युद्ध में गए थे, सब क्योंकि मारे गए थे, सभी सैनिकों की पत्नी ने जौहर कर लिया। पूरा गढ़ जलने लगा देखते देखते। और जब कप्पू चौहान अपने किले के बाहर, अपने गढ़ के बाहर खड़ा होकर इस दृश्य को देख रहा है तो उसका शरीर जो है कांपने लगता है, उसके हाथ से तलवारें छूट जाती हैं और वो जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को अजयपाल का बंदी बना हुआ पाया जाता है। अजयपाल के सामने वो पेश किया जाता है बंदी बना के, ठीक है। अजयपाल उससे कहता है कि तुम्हारा गढ़ तो जल गया, तुम्हारा किला तो जल गया, तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें दोबारा से उप्पूगढ़ का शासक बना दूंगा। कप्पू चौहान कहता है तुम्हारी अधीनता मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ये सुनते ही अजयपाल को और गुस्सा आता है। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि कप्पू चौहान की गर्दन काटो और इसकी गर्दन अभी मेरे चरणों में रखो, मेरे पैरों में रखो। इससे पहले कि सैनिक ऐसा कुछ कर पाते, कप्पू चौहान जमीन पे झुकता है, जमीन की मिट्टी को अपने मुंह में भरता है, और उसके पीछे से उसकी गर्दन काटने के लिए तलवार आ रही थी ना, तो अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाता है, तलवार की तरफ ले जाता है। और कहा जाता है कि तलवार उसकी गर्दन तक नहीं, उसकी गर्दन तलवार तक पहुंचती है, और पीछे की ओर इतनी तेजी से गर्दन को झटकता है कि उसकी गर्दन कटकर पीछे की ओर गिर जाती है, और उसके मुंह में जो मिट्टी भरी थी वो सीधा अजयपाल के ऊपर जाके गिरती है। इस तरह का दृश्य देखकर वहां पर बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अजयपाल खुद शॉक्ड रह जाता है। कप्पू चौहान की इस वीरता को देखकर अजयपाल कहता है, वीर तुम जीत गए, मैं हार गया। यहां तक कि कप्पू चौहान का अंतिम संस्कार भी अजयपाल ही करता है, ठीक है। गढ़वाल में कप्पू चौहान को कप्पू झल्ली के नाम से जाना जाता था। कप्पू झल्ली का मतलब कप्पू सनकी, जो एकदम मतवाला है, अपनी देश, उसको अपने देश की मिट्टी से बड़ा प्यार है, उसके आगे उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसलिए उसे कप्पू झल्ली कहा जाता था। तो ये कप्पू चौहान के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, जो उप्पूगढ़ का राजा था। उप्पूगढ़ 13वां गढ़ था गढ़वाल के 52 गढ़ों में से। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा चलते हैं। देखिए, अगर हम लोग और आगे बात करें तो अजयपाल के बाद अगले जो शासक होते हैं, देखिए वो एक सेकंड, पानी कहाँ गया, ठीक है। अजयपाल के बाद अगले शासक जो हैं वो कल्याण शाह बनते हैं। अपने नाम के आगे शाह की उपाधि सबसे पहले कौन धारण कर रहा है? कल्याण शाह धारण कर रहे हैं, ठीक है। अपने नाम के आगे सबसे पहले शाह की उपाधि कल्याण शाह धारण कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके बाद आने वाले जो राजा है वो भी अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण करेंगे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि अपने नाम के आगे सबसे पहले शाह की उपाधि किसने धारण की, तो कल्याण शाह ने धारण करी थी, ठीक है ना। कल्याण शाह के बाद आप देखिए कि विजयपाल बनेंगे शासक, विजयपाल। और विजयपाल के बारे में कहा जाता है कि विजयपाल ने सबसे पहले तिब्बत पर आक्रमण किया था। इन्होंने कहां पर आक्रमण किया था? भोट, तिब्बत पर विजयपाल ने आक्रमण किया था। हालांकि ये एक असफल आक्रमण था,
ये आक्रमण सफल नहीं हो पाया था, लेकिन कहा जाता है कि सबसे पहले तिब्बत पर यानी भोट पर आक्रमण करने वाला शासक कौन है, तो विजयपाल है। ठीक है, देखिए अब हम लोग सीधा जो है सहजपाल के बारे में पढ़ेंगे, जो 42वां शासक है परमार वंश का। ठीक है, सहजपाल परमार वंश के 42वें शासक हैं। 1547 से लेके 1575 तक का इनका समय काल है। देखिए, हालांकि इनके समय काल को लेके कुछ इतिहासकारों में मतभेद भी है। सहजपाल, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1547 से 1575 तक इनका समय काल होता है, लेकिन कुछ कहते हैं 1547 से नहीं, 1548 से 1575 है। तो अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग मत, अपना अलग अलग विचार रखते हैं। हम मान के चलते हैं क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार यही कहते हैं कि 1547 से लेकर 1575 तक का सहजपाल का शासनकाल रहा है। और ये इस वंश का कौन सा राजा है, ये 42वां राजा है इस वंश का। सहजपाल परमार वंश के कौन से राजा हैं, सहजपाल परमार वंश के 42वें राजा हैं। ठीक है, इनके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं, ध्यान रखिएगा। सहजपाल के बारे में कहा जाता है कि अकबर के समकालीन थे। सहजपाल किसके समकालीन थे, सहजपाल जो है वो अकबर के समकालीन थे, ये कहा जाता है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि सहजपाल के अभिलेख जो हैं वो आपको 5 अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए हैं सहजपाल के। रघुनाथ जी के मंदिर से सहजपाल के 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि देवप्रयाग में है रघुनाथ जी का मंदिर, यानी 5 अभिलेख रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुए हैं। रघुनाथ मंदिर कहाँ है, देवप्रयाग है। 5 अभिलेख रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुए हैं। एक अभिलेख में तो ये भी लिखा हुआ है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि इन 5 अभिलेख में से एक अभिलेख में यह बताया गया है कि सहजपाल ने जो है मंदिर को एक बहुत बड़ी घंटी जो है वो प्रदान, मतलब घंटी जो यहाँ पे चढ़ाई थी इस मंदिर में, बहुत विशाल बहुत बड़ी घंटी चढ़ाई थी, ऐसा एक अभिलेख से ज्ञात होता है। ठीक है, यहां तक कि देखिए अकबर के समकालीन था ना, तो सहजपाल के शासनकाल में अकबर ने एक खोजी दल भेजा था। ये खोजी दल किस काम से आया था, किस पर्पज से आया था, गंगा नदी का उद्गम स्रोत खोजने के लिए। अकबर ने, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, अकबर ने गंगा नदी का स्रोत खोजने के लिए एक खोजी दल भेजा। स्रोत खोजने के लिए खोजी दल भेजा। तो अगर पूछा जाए खोजी दल किसने भेजा, तो अकबर ने भेजा। क्यों भेजा, क्योंकि गंगा नदी का स्रोत, उद्गम स्रोत खोजना है। क्यों, क्योंकि जो अकबर के रसोई घर है, अकबर की किचन में, अकबर की रसोई में जो खाना बनता था वो गंगा जल से बनता था, ध्यान रखिएगा, साधारण जल से नहीं बनता था। अकबर की रसोई खाने का जो अध्यक्ष था हकीम हुक्काम, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, तो अकबर के रसोई घर में गंगा जल से खाना बनता था। हरिद्वार से बड़े बड़े पात्रों में, बड़े बड़े बर्तनों में जो है गंगा जल भर के अकबर के रसोई में भिजवाया जाता था। तो इसीलिए अकबर ने गंगा नदी का उद्गम स्रोत खोजने के लिए खोजी दल भेजा था सहजपाल के शासनकाल में। ठीक है, यह कहा जाता है कि सहजपाल का जो शासनकाल था वो विकास का चरमोत्कर्ष था। इसे आप विकास का काल कह सकते हैं, क्योंकि इसके समय में विकास बहुत ज्यादा होता है। विकास का चरमोत्कर्ष था। चरमोत्कर्ष का मतलब होता है इस समय विकास अपने चरम सीमा पर हो रहा था। ठीक है ना, परमार वंश का विकास जो है चरम सीमा पर था। मानोदय काव्य में कवि भरत, मानोदय काव्य आपको बताया था परमार वंश का एक प्राचीन ऐतिहासिक काव्य है, तो उस काव्य में कवि भरत लिखते हैं कि सहजपाल एक वीर, ठीक है, बहुत बड़ा दानी और राजनीति का बहुत प्रकांड पंडित था। कौन, सहजपाल। तो सहजपाल से संबंधित ये बातें आप ध्यान रखेंगे, जो मुख्य आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अकबर के समकालीन है। 5 अभिलेख रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिसमें एक अभिलेख में यह कहा गया कि इसने घंटी दान दी थी मंदिर को। विकास का चरमोत्कर्ष कहा जाता है इसके शासनकाल को। और अकबर ने गंगा नदी का स्रोत खोजने के लिए एक खोजी दल जो है वो सहजपाल के शासनकाल में भेजा था। ठीक है, अब देखिए सहजपाल के बाद जो 43वें राजा है वो है बलभद्र शाह। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे इसको भी। देखिए बलभद्र शाह, बलभद्र शाह जो है वो 43वें राजा है।
ठीक है, इस वंश के। देखिए कहा जाता है कि बलभद्र शाह जो है, इनके बाद आने वाले सभी शासकों ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की, ठीक है ना। इनके बाद सभी शासकों ने, सभी राजाओं ने शाह की उपाधि धारण की। शाह की उपाधि धारण की, मतलब इनके बाद सभी राजाओं ने जो है शाह की उपाधि धारण की, ठीक है। ये अब सबसे पहले शाह की उपाधि धारण करने वाले कौन है? कल्याण शाह है, ठीक है। लेकिन बलभद्र शाह के बाद जो 43 राजा हैं, जितने भी राजा आते हैं, सभी ने शाह की उपाधि धारण की। ये कहा जाता है कि बलभद्र शाह को जो शाह की उपाधि है, ये बहलोल लोदी ने दी थी। किसने दी थी? शाह की उपाधि इन्हें बहलोल लोदी ने दी थी, ध्यान रखिएगा। शाह की उपाधि ने किसने दी थी? बहलोल लोदी ने बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी थी, ठीक है। कहा जाता है कि बलभद्र शाह वो पहले राजा है परमार वंश के, जिन्होंने राजदूत भेजने की प्रथा की शुरुआत की थी। यानी मुगलों से ये मित्रता के संबंध स्थापित करना चाहते थे। इन्होंने क्या किया कि राजदूत भेजने की परंपरा शुरू की। राजदूत भेजने की परंपरा शुरू की, ठीक है ना। और कहां भेजे इन्होंने राजदूत? मुगल दरबार में। कहां भेजे? मुगल दरबार में, ताकि मुगलों से जो है मित्रता का व्यवहार, मित्रता का संबंध स्थापित किया जा सके, ठीक है। अच्छा देखिए, जो बलभद्र शाह हैं, आप देखेंगे तो बलभद्र शाह ने जो रुद्रचंद है, यानी चंद वंश के जो राजा हैं रुद्रचंद, उनको हराया था। ग्वालदम का युद्ध, कहा जाता है कि ग्वालदम का युद्ध हुआ था। ग्वालदम का युद्ध, इसे बधावगढ़ का युद्ध भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी कभी बधावगढ़ भी लिख के आ जाता है, तो बधावगढ़ का युद्ध भी इसे कहा जाता है। चाहे आप इसे ग्वालदम का युद्ध कहिए, चाहे इसे आप बधावगढ़ का युद्ध कहिए, बात एक ही है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये युद्ध हुआ था 1581 में, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं 1581 में नहीं, 1591 में हुआ था। तो युद्ध के समय को लेकर थोड़ा सा मतभेद है, ठीक है। बट आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्वालदम का युद्ध यानी बधावगढ़ का युद्ध किस किस के बीच हो रहा है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये युद्ध हो रहा है रुद्रचंद एवं बलभद्र शाह के बीच। किसके किसके बीच हो रहा है ये युद्ध? रुद्रचंद एवं बलभद्र शाह के बीच जो है ये ग्वालदम का या बधावगढ़ का युद्ध हो रहा है। इसमें जीतता कौन है? बलभद्र शाह इसमें जीत जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस युद्ध में बलभद्र शाह की मदद जो है एक कत्यूरी राजा है वो कर रहे हैं इस युद्ध में, बलभद्र शाह की मदद, जिनका नाम है सुखल देव। इसको भी ध्यान रखिएगा कि इस युद्ध में सुखल देव नामक कत्यूरी शासक ने, सुखल देव ने मदद की थी। किसकी मदद की थी? बलभद्र शाह की मदद की थी, ये ध्यान रखिएगा। यानी ग्वालदम के युद्ध में सुखल देव ने मदद की थी बलभद्र शाह की। इन दोनों को आपस में से लिंक आप कर लीजिए, ठीक है। और बलभद्र शाह ने किसको? रुद्रचंद को हरा दिया था। रुद्रचंद कौन है? ये कुमाऊं के चंद वंश के शासक हैं, ठीक। थोड़ा सा लाइन में रहिएगा आप लोग।